अच्छा, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, फिर जैसे-जैसे जो लोग जॉइन करते जाएँगे हमें वो फर्दर डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सबसे पहले तो हमने आज जो चीज़ डिस्कस करनी है वो ये कि आर्ट बोर्ड हम किस तरीके से बनाते हैं, उसमें क्या-क्या ऑप्शंस हमारे पास आते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अभी सबको आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन में कोई इश्यू तो नहीं हुआ? जी, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है मैंने। थैंक यू। मामून कर देंगे सेंड, स्लाइड्स आपको कर देते हैं सेंड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब हम अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे एक स्लाइड ऑलरेडी ओपन की हुई है, तो हमें मेन इंटरफेस जो नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँ, फाइल के ऑप्शन में जाके, तो हमारे पास कुछ पैनल्स आएँगे, ठीक है? हमने उसको डिस्कस करना है मेन। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं, जिसमें ये मोबाइल वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है? जैसे ही मैं मोबाइल वेरिएंट पे क्लिक करूँगा, वो ऑलरेडी मोबाइल की स्क्रीन के साइज़ेज़ मेरे पास शो कर देगा। आईफ़ोन के, सैमसंग के कर सकता है, गूगल पिक्सेल के कुछ उसने बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ यहाँ पे मेंशन किया होता है कि अगर आपने किसी इस स्पेसिफ़िक फ़ोन की स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करना है कोई चीज़, तो आप यहाँ से उसके साइज़ को देख सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आप कस्टम साइज़ अपना बना सकते हो इस पैनल के अंदर, लेकिन अभी हम ये राइट साइड पे जो पैनल है इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले टॉप पे पैनल्स जो हमारे पास शो हो रहे हैं हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? मोबाइल पैनल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, वेब में आ जाते आपके लैपटॉप की स्क्रीन से वगैरह या सिस्टम की स्क्रीन से होती हैं, उसके मल्टीपल साइज़ेज़ आ रहे होते हैं, ठीक है? कॉमन साइज़ एक होता है जो हमारा नॉर्मली यूज़ होता है, या वेब लार्ज वाला, ये 2 साइज़ेज़ यूज़ हो रहे होते हैं। बट आपने अपनी स्क्रीन पे देखना होता है कि आपका क्या साइज़ है, वो भी चेक करेंगे बाद में। वैसे ये नॉर्मल यहाँ पे भी कस्टम साइज़ आ रहा होता है स्क्रीन का, ठीक है? अब यहाँ पे प्रिंट में अगर आएँ तो प्रिंट में भी हमारे पास कुछ डिफरेंट साइज़ आ रहे होते हैं, जैसे A4 साइज़ हमारा नॉर्मल पेपर का साइज़ होता है, तो हमारे पास वो भी आता है। कुछ उसने ऑलरेडी यहाँ पे साइज़ वगैरह मेंशन किए हुए हैं। यहाँ से आपने आगे जाएँगे, फ़िल्म एंड वीडियो के लिए आ जाता है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए, इन चीज़ों को हमने बेसिकली नहीं देखना। इसके अलावा हमें जो भी चाहिए वो कस्टम साइज़ चाहिए होता है। हम आते हैं वेब के ऊपर, तो अब हमने क्योंकि ज़्यादातर डिज़ाइन्स जो रेडी करने हैं वो वेब के लिए रेडी करने हैं, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह के लिए या फ़ेसबुक के लिए या किसी वेबसाइट के लिए, तो वो सारे हमारे वेब से रिलेटेड काम हो रहे हैं। अगर आपको प्रिंट से रिलेटेड चाहिए होता है, तो आपने सिंपली प्रिंट पे जाना है, तो वहाँ पे सिर्फ़ ये होगा कि जो ये फ़ाइल फ़ॉर्मेट आप यहाँ पे देख रहे हो पिक्सेल्स शो कर रहा है, ये फ़ॉर्मेट्स हैं। कि आपको आर्टबोर्ड के अंदर जो उसकी मेजरमेंट्स हैं वो किस चीज़ के अंदर शो हों। पिक्सेल्स आपके इंटरनेट के लिए यूज़ होंगे, कोई भी डिजिटल चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हो जो ऑनलाइन रहेगी, उसके लिए पिक्सेल्स हम रखेंगे। उसके अलावा आप इंचेस या मिलीमीटर या सेंटीमीटर प्रिंट के लिए यूज़ करते हो कि प्रिंट का कोई डॉक्यूमेंट है तो उसका साइज़ आप सेंटीमीटर्स में या इंचेस में या मिलीमीटर्स में आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से आप उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। सबसे टॉप पे आप आओ प्रीसेट डिटेल्स में, तो ये जो अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप नाम अपनी फ़ाइल का रखते हो, कोई भी फ़ाइल है, ठीक है? आप उसका नेम यहाँ पे ऐड करोगे, किस फ़ाइल का नाम क्या आपने सेव करना है। उसके अलावा विड्थ आपने क्या रखनी है, तो यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, मतलब साइज़ेज़ होते हैं। इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक की पोस्ट के लिए डिफरेंट साइज़ होता है, कवर के लिए डिफरेंट साइज़ होता है। वो साइज़ेज़ के ऊपर हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से क्या-क्या साइज़ होते हैं, तो उसमें आप यहाँ पे हाइट और उसकी विड्थ मेंशन कर सकते हो। आर्टबोर्ड्स आपको कितने चाहिए? जैसे मेरे पास यहाँ पे अब कोई 6-7 आर्टबोर्ड्स बने हुए हैं। ये व्हाइट कलर का जो बॉक्स है बैक साइड पे, ये आर्टबोर्ड है, ठीक है? तो आपको उस साइज़ में कितने आर्टबोर्ड्स चाहिए वो आप मेंशन कर देते हो कि 10 चाहिए या 6 चाहिए, या जितने भी आर्टबोर्ड्स आपको चाहिए होंगे वो आपने रख देने हैं, ठीक है? ब्लीड का ऑप्शन क्या होता है? ब्लीड होती है प्रिंटिंग के लिए यूज़, ठीक है? नॉर्मल अगर आप प्रिंट करते हो, तो मैं यहाँ पे अगर आपको गूगल पे सर्च करके दिखाऊँ, तो आपके पास कुछ तस्वीरें शो होगी। जब आप प्रिंट करवाने जाते हो तो ब्लीड रखी क्यों जाती है? बेसिकली प्रिंट के लिए रखी जाती है। अगर यहाँ पे ये इमेज मैं ओपन करता हूँ, सबको नहीं आ रही कि सिर्फ अवैस भाई को नहीं आ रही है? कंफर्म कर दें आवाज़ का। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट साइज़ आता है आपके पास, ये देखोगे सेम एक तस्वीर प्रिंट हुई हुई है। एक पे व्हाइट बॉर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है? व्हाइट बॉर्डर्स क्यों आ रही हैं? क्योंकि ब्लीड मेंशन नहीं की होती। जो प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लीड आ रही होती है। ब्लीड ये होती है कि जब आपका कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट हो रहा होता है, तो उस वक़्त आप ब्लीड अगर दे दोगे और उसके अंदर अपना डिज़ाइन करोगे, ठीक है? अगर
यहाँ पे मैं ओपन करके दिखाऊंगा आपको ब्लीड के साथ डॉक्यूमेंट कोई प्रिंट पे आते हैं, A4 साइज करते हैं और यहाँ से मैं इंचेस में फाइल फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। और ब्लीड में रखूंगा यहाँ पे 0.25, ठीक है। इसी तरीके से चारों तरफ चारों एंगल्स पे हमने ब्लीड दे देनी है। एडवांस ऑप्शन में आना है तो यहाँ पे आपके पास कलर्स होने चाहिए CMYK के, ठीक है। इसको क्रिएट कर देना। अभी क्रिएट करने के बाद ना ये डॉक्यूमेंट जैसे ही हमारा बन गया तो ये देखो व्हाइट बॉर्डर जो हमारा आर्ट बोर्ड है ना उसके बाहर एक रेड लाइन आ रही है। रेड लाइन क्यों आती है? ये होती है ब्लीड। अब आपने कोई भी डिजाइन बनाना है ना, कोई भी बैकग्राउंड में कलर ऐड करना है, कुछ भी रखना है, रिटर्न मटेरियल जो भी आपका होगा वो आपने व्हाइट के अंदर रखना है। बाकी जो बैकग्राउंड पे डिजाइन वगैरह चल रहे होंगे, एलिमेंट्स चल रहे होंगे, वो सारे थ्रू आउट आपने रेड लाइन तक ड्रा करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं अगर ड्रा करता हूँ, इसको रेड कलर मैंने बैकग्राउंड में देना है तो मैं रेड कलर रेड लाइन से करूंगा। ये नहीं कि मैं सिर्फ व्हाइट वाले एरिया को कवर कर रहा हूँ, मैंने रेड लाइन एरिया तक सारी जितने भी एलिमेंट्स अपने ऐड करने हैं वो रेड लाइन एरिया को भी अंदर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये अब क्या करेगा कि प्रिंटर जो बाय डिफॉल्ट होता है ना उसके अंदर ब्लीड का ऑप्शन होता है, उसमें ये व्हाइट जो स्पेसिंग हमारे पास यहाँ पे कवर हो रही थी जब प्रिंट करते हैं तो वो व्हाइट स्पेसिंग इसलिए आती है क्योंकि हमने डिजाइन ही बॉर्डर तक रखा होता है, हमने वो डिजाइन के अंदर ब्लीड ऐड नहीं की होती। तो जब आप ब्लीड ऐड कर देते हो तो वो फिर एरिया व्हाइट बॉर्डर वाला वो ब्लीड के अंदर काउंट हो जाता है। और कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि हम साइज जो आर्टबोर्ड का ही साइज है उसे क्यों नहीं इंक्रीज करते। तो आर्टबोर्ड का साइज इसलिए इंक्रीज, आप बेशक इंक्रीज कर भी लेंगे ना, इससे बड़ा साइज भी रख लें, आप कोई भी साइज रख लें, ठीक है। लेकिन जब तक आप ब्लीड मेंशन नहीं ना करोगे, क्योंकि प्रिंटर को चाहिए बाय डिफॉल्ट ब्लीड, तो जब आप डॉक्यूमेंट ब्लीड के साथ भेजोगे तभी वो उसे डिटेक्ट करेगा, अदरवाइज उसको वो एज ए आर्टबोर्ड ही कंसीडर करेगा, तो उसको फिर छोटा कर देगा, वो ब्लीड में ऐड ही नहीं करेगा। अब मैंने अगर ये रेड कलर ब्लीड में ऐड कर दिया या इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स में ऐड कर रहा हूँ वो मैं ब्लीड तक ले गया हूँ तो मेरे पेपर के ऊपर भी शो होगा, तो वो व्हाइट वाला जो बॉर्डर वाला एरिया ना वो हमारा कवर अप हो जाता है, क्योंकि प्रिंटर के अंदर बाय डिफॉल्ट ये चीज इंक्लूड होती है। इसलिए आप जब प्रिंट मीडिया के लिए वर्क कर रहे होगे तो आप ब्लीड उसकी ऐड करोगे, ठीक है। तो बहरहाल ये फॉर्मेट को बाद में डिस्कस करेंगे जब हम कोई प्रिंट के अंदर करेंगे काम, ये उसके अंदर डिस्कस करेंगे मजीद इसको ब्लीड को। ये आपको वैसे ऑप्शन दिखा रहा था कि आर्टबोर्ड के अंदर ये ऑप्शन आता है। अभी दोबारा से मैं पैनल ओपन कर दूं, डिजाइन के बाद भी कर सकते हैं आप, जब मर्जी सेट कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं होता। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारे पास एडवांस ऑप्शन में आता है कलर मोड। अब CMYK जो होता है ये प्रिंट के लिए यूज होता है, RGB कलर आपके ऑनलाइन डिजिटल कोई भी आप कलरिंग कर रहे हो ये उसके लिए यूज होता है। और जब आपने प्रिंट के लिए वर्किंग करना है तो आप कोशिश करें कि जो आपकी ये DPI होती है, ये आपका रेट होता है पिक्सल्स का, ठीक है, ये आपने 300 PPI रखनी है, इसके अलावा नहीं रखनी। ये आपकी हाई डेफिनेशन डॉक्यूमेंट करेगा, इसमें कलर्स क्लियर आएंगे, ये बाकी सारी चीजें आपने बाय डिफॉल्ट रहने देनी है और कुछ नहीं छेड़ना। सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट का साइज, उसका फॉर्मेट इंचेस में चाहिए, किस में चाहिए, पिक्सल्स में चाहिए, ठीक है। उसकी ब्लीड सेट करनी है अगर तो प्रिंट के लिए है, अदरवाइज आपने ऐसे ही छोड़ देना, ब्लीड सेट करने की जरूरत नहीं। एडवांस मोड में आएंगे तो आपने कलर मोड जो सा वो सिलेक्ट कर लेना है कि प्रिंट के लिए चाहिए तो CMYK और अदरवाइज आपने RGB कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं वेब पे आऊंगा तो मेरा बाय डिफॉल्ट RGB आ रहा है, ठीक है। RGB के अंदर आप स्क्रीन साइज कुछ भी रख दो, वो आपकी मर्जी है, इसमें इतना मैटर नहीं करता, वो पिक्सल एक जैसे ही रहते हैं। लेकिन फिर भी आप 300 पे करें तो अच्छा। जब आप 300 भी करते हो ना तो आपके डॉक्यूमेंट साइज में भी फर्क पड़ता है, मतलब कि फाइल अगर 1 GB की बन रही थी नॉर्मल, तो 300 करने पे वो 1.5 GB की 2 GB की भी बन सकती है। ये चीज बस आपका फर्क पड़ता है, बाकी है कि उसमें क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। यहाँ से अभी सिंपल हम कोई भी आर्टबोर्ड बाद में क्रिएट करेंगे। अभी आगे फर्दर चलते हैं। ये हमारी बेसिक सेटिंग होती है जब आपका कोई एक ओपन करते हो Adobe Illustrator तो ये सबसे पहले आपके पास टूल आता है कि आपने आर्टबोर्ड की सेटिंग करनी होती है और आर्टबोर्ड आप बना देते हो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा उसमें बता दूंगा। अच्छा, अब हम कुछ बेसिक टूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये आर्टवर्क देखना है कि यहाँ पे ना कुछ टूल्स शो हो रहे हैं।
अब ये टूल्स इसमें लेआउट्स भी होते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर के ना डिफरेंट लेआउट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे ये टॉप आप राइट पे देखोगे, ये एक पैनल आ रहा है, यहाँ पे एसेंशियल क्लासिक लिखा हुआ है। मैं ज्यादातर एसेंशियल क्लासिक स्टाइल फॉर्मेट के अंदर रख के क्लिक करता हूँ। तो इसमें ना इसके अपने टूल्स होते हैं। जैसे ही आप चेंज करोगे पेंटिंग की तरफ या ट्रेसिंग की तरफ, तो उसके जो ट्रेसिंग से रिलेटेड टूल्स होंगे ना वो ज्यादा सारे शो कर देगा। और नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जो टूल्स होते हैं वो रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ टूल्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जैसे ये इमेज ट्रेस का बटन यहाँ पे साइड पे शो हो गया, लाइब्रेरीज कुछ आ गई हैं, प्रॉपर्टीज आ गई हैं, टूल्स की प्लेसमेंट डिफरेंट स्टाइल में आ जाती है। लेकिन नॉर्मल ज्यादातर यूज जो करते हैं वो एसेंशियल क्लासिक पे ही फॉर्मेट पे रख के हम लोग यूज करते हैं, उसमें सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जुनेद के अलावा भी स्क्रीन नहीं आ रही? शफक कह रही है क्या आ रही है? ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ये एसेंशियल क्लासिक नॉर्मली यहाँ पे रहता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आए तो अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे, अच्छा आपको कोई टूल यहाँ पे मिसप्लेस हो, जैसे कि ये स्वेचेस का था, स्वेचेस में होते हैं कलर्स पैलेट आपकी होती है, ठीक है। स्वेचेस अगर आपको नहीं शो हो रहा कहीं पे, तो आप सिंपली क्या जाओगे, विंडोज के बटन में जाओगे, यहाँ पे सारे आपके पास टूल्स वो सेम जो यहाँ पे आपके साइड पे शो होते हैं, या लेफ्ट राइट जिस भी साइड पे शो हो रहे होंगे, वो ग्रेडियंट टूल हो या कुछ भी हो, तो वो आपको सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये स्वेचेस का ऑप्शन है, आप सिंपली क्लिक करोगे वो स्वेचेस आपको शो कर देगा कि कहाँ पे है, ठीक है। विंडोज के ऑप्शन को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, उसमें सारे टूल्स शो करता है। लेकिन अच्छा, सबसे पहला और बेसिक जो हमारे पास आता है ना, पेन टूल सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। पेन टूल का यूज क्या होता है कि आप सिंपली एक पॉइंट पे क्लिक करते हो, लेफ्ट क्लिक अपना करोगे, और दूसरा पॉइंट जहां तक आपने लेकर जाना है उधर जाके फिर लेफ्ट क्लिक एक सिंगल कर दोगे, एक लाइन क्रिएट कर देगा, ठीक है। अगर आपने इसको कर्व में लेकर जाना तो ये कर्व भी क्रिएट करता है। वो किस तरीके से करता है, सिंपली एक क्लिक आपने करना है, एक पॉइंट ऐड कर देना है, इसको पेन टूल बोलते हैं। सॉफ्टवेयर जो सा ये डबल इलस्ट्रेटर है, सेकंड पे आपने क्लिक करके इसको छोड़ना नहीं है, इसको क्लिक करना है और लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग कर देना है। ड्रैग करोगे तो ये इसकी कर्व क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये कर्व क्रिएट हो गई है, इसको कंटिन्यूस, अभी देखो यहाँ पे इस कर्व के अलावा ना, ये जो कर्व अभी चल रही है, हिल रही है, इस कर्व के अलावा दो हैंडल्स उसने ऐड कर दिए हैं, कि ये टॉप पे और एक बॉटम पे, एक ये टॉप पे, ठीक है। तो ये हैंडल्स अगली कर्व बनाने से पहले आपने क्लोज करना है इनमें से एक हैंडल, ठीक है। वो किस तरीके से क्लोज होगा कि आपने सिंपली जो लास्ट पॉइंट बनाया होगा उस पॉइंट पे दोबारा एक दफा क्लिक करना है, तो एक हैंडल क्लोज हो जाएगा। आप देखो कि वो हैंडल गायब हो गया नीचे वाला। तो उसके बाद आपने सेकंड कर्व अपनी डिजाइन करनी है अगली कर्व बनाने से पहले, ठीक है, अगर तो आप कर्व बना रहे हो, ठीक है। और दोबारा से लास्ट आपका हैंडल ओपन रहे उससे मसला नहीं है, लेकिन आपकी अगली कर्व अगर आपने दोबारा से फिर थर्ड कर्व बनानी है तो आपने पहले हैंडल को क्लोज करना है, ठीक है। एंकर पॉइंट अपना क्लोज कर देना है। अच्छा, यहाँ पे अब हैंडल्स का क्या काम होता है, मैं हैंडल्स का आपको समझाता हूँ अब। ये आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होगा, ठीक है। आपने ये किसी भी पॉइंट पे, अब ये होते हैं एंकर पॉइंट्स, जितने आप पॉइंट्स ऐड करोगे उनको बोलते हैं एंकर पॉइंट्स। आप एंकर पॉइंट्स पे क्लिक करते जाओगे, देखो हैंडल्स चेंज आता जाएगा, दूसरी जगह पे हैंडल आ जाएगा, जिस जिस एंकर पॉइंट पे आप रखेंगे वहां पे उसका हैंडल आ जाएगा। हैंडल का ये काम होता है कि अगर आप ऊपर वाले हैंडल को क्लिक करते हो और ड्रैग करते हो, देखो अब उसकी कर्व को हम दोबारा से एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी एंगल के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें टॉप से करनी है या बॉटम से करनी है तो हम सिंपली बॉटम वाला हैंडल पिक करेंगे, इसकी कर्व को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हैंडल्स का फायदा होता है कि अगर आपकी मतलब कोई कर्व है वो बहुत ज्यादा मतलब शार्प नहीं आ रही, एजेस उसके कहीं ना कहीं फिक्स करने वाले हैं, तो आप सिंपल उस एंकर पॉइंट पे क्लिक करोगे, वहां पे कर्व के हैंडल ओपन हो जाएंगे और हैंडल को आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हैंडल्स का काम होता है बेसिक। पेन टूल के अंदर सिर्फ यही चीज डिस्कस होती है। अच्छा, पेन टूल के बिल्कुल साथ देखोगे ना, अभी आपका मोबाइल स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा, लेकिन एक छोटा सा एरो बना होगा, डिफरेंट टूल्स के ऊपर साथ छोटा छोटा एरो भी एक बना होगा, ठीक है। उसका मतलब होता है कि इस टूल के अंदर इससे रिलेटेड और भी टूल्स हैं। और वो किस तरह पता लगेगा कि आप उस टूल के ऊपर रखोगे और लेफ्ट क्लिक आपने क्लिक कर ही रखना है, क्लिक कर ही रखोगे, देखो चार टूल्स और आ गए हैं। उसमें ऐड एंकर पॉइंट वाला है, डिलीट एंकर पॉइंट वाला है और एंकर पॉइंट एडजस्टमेंट टूल होता है, ठीक है। ऐड एंकर पॉइंट पे अगर मैं क्लिक करूं तो वो क्या करेगा, अभी मेरे पास ऑलरेडी कर्व बनी है, मुझे यहाँ पे एक एंकर पॉइंट चाहिए, तो मैं उस कर्व को सिलेक्ट करूंगा और ऐड एंकर पॉइंट टूल से सिंपली उस पर क्लिक कर दूंगा। मेरे पास यहाँ पे भी एंकर पॉइंट आ रहा है, तो देखो यहाँ पे भी हैंडल्स अब मेरे पास आ गए, यहाँ पे भी हैंडल आ गया। एक और एंकर पॉइंट मुझे ऐड करना है किसी और जगह पे, तो मैं वहां पे क्लिक करूंगा तो वहां पे भी आ जाएगा, ठीक है। अभी ये मेरे पास एंकर पॉइंट्स आ गए, तो अब इसका फायदा मुझे होगा कि अब मैं ये जहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड किया है, तो यहाँ से मैं अब
हाफ सेंटर पॉइंट से भी इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, एंकर पॉइंट को जो मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो ये एंकर पॉइंट्स ऐड करने के लिए होता है, और ये सिंपल, अगर आप इसको ना भी सिलेक्ट करो पेन टूल से, सिंपली सिंपल वाले पेन टूल से भी जाके आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे ही कर्व के ऊपर लेकर आओगे प्लस का पॉइंट आ जाएगा, प्लस का मतलब होता है कि ऐड हो गया। और अगर किसी प्रीवियस एंकर पॉइंट पे लेकर जाओगे तो वो माइनस का साइन लेगा, तो वो डिलीट भी होता जाएगा। तो इसीलिए उस टूल को ओपन करने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल पेन टूल जो मेन होता है उससे भी ये चीज समझ आ जाती है। ठीक है, टूल ये यूज होता रहेगा, ये आपको दोबारा इसको सुनने की जरूरत नहीं है या देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी आगे हम ट्रेसिंग करेंगे, आपको मजीद इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं, तो आप वो परेशान ना हो। फिर भी नहीं समझ आएगी तो फिर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो बार बार इस चीज को डिस्कस नहीं कर सकते, बेसिक चीज चल रही है। हाँ, आगे हम वर्किंग करेंगे, इसी चीज के ऊपर ही हमने वर्किंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे अगला टॉपिक जो हमारे पास आएगा वो है रास्टर टू वेक्टर, ठीक है। अब रास्टर टू वेक्टर क्या चीज होती है, ये अभी एक फाइल आप देख रहे होगे, ठीक है। कमांड्स वगैरह की एक प्रॉपर पिक्चर है, वो कमांड्स जो से हैं मैं आपको ना शेयर कर दूंगा कि कैसे जूम आउट होता है, कैसे आप आर्टबोर्ड पे आ जाते हो। मैं वैसे यहाँ पे साथ साथ मेंशन भी करूंगा कि जैसे अभी मेरा आर्टबोर्ड एक साइड पे है, मुझे ये वाला आर्टबोर्ड जो सा है ये चाहिए बिल्कुल स्क्रीन के मेन पे, मैं उस आर्टबोर्ड पे सिंपली एक दफा क्लिक करूंगा और कंट्रोल 0 प्रेस कर दूंगा, तो वो वाला आर्टबोर्ड मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। इस तरह की कमांड्स मैं अंदर मेंशन करता रहूंगा, लेकिन उसके अलावा आपको वो उसकी प्रॉपर एक इमेज मैंने रेडी की हुई है, गूगल पे भी मिल जाती है, तो वो मैं फॉरवर्ड करवा दूंगा, उसमें सारी कमांड्स मेंशन है। अगर आपको वैसे भी ना समझ आ रही हो, किसी भी आप चीज को ओपन करोगे तो उसके साथ ये देखो ये कमांड्स मेंशन होती हैं कि अलाइन किस तरह करना है, शिफ्ट F7 F6, ये सारी इसकी कमांड्स मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा पेन टूल पे अगर आप यहाँ पे लेकर आते हो तो सिर्फ आपने कर्सर उसके ऊपर रखना, क्लिक नहीं करना, तो आपको उसकी कमांड शो कर देगा कि P प्रेस करोगे तो पेन टूल आ जाएगा, V प्रेस करोगे तो सिलेक्शन टूल आ जाएगा, और A प्रेस करोगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा। इस तरह के टूल्स ही आपको यहाँ पे शो होते रहेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें यूज होने वाला पेन टूल है, इसके अलावा जितने भी टूल्स होंगे वो हम थ्रू आउट साथ साथ जर्नी के एक्सप्लोर करते रहेंगे। मेन बेसिक टूल जो सबसे ज्यादा यूज होगा, कह लो कि 70%, वो आपका पेन टूल यूज होने वाला है, ठीक है। इसीलिए सिर्फ एक टूल आज के लिए डिस्कस करेंगे और उसमें एक्सपर्टीज हम लेंगे। अच्छा, अब करना क्या है कि ये रास्टर इमेज है, रास्टर इमेज क्या होती है कि इसको जूम करो तो इसके पिक्सल फटते जाएं, ठीक है, ये क्लियर ना हो, शार्प ना हो, इसको बोलते हैं रास्टर इमेज। रास्टर को वेक्टर बनाना होता है, रास्टर इमेज को ना आप एडिट कर सकते, मतलब इसके कलर्स नहीं चेंज कर सकते, ना इसको एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब कि साइज बड़ा या छोटा या जूम इन जूम आउट करो तो इसके पिक्सल्स ना फटें, ठीक है। उसको बोलते हैं वेक्टर फाइल, ऐसी फाइल हमने बनानी है रास्टर फाइल से। तो इसको हम पेन टूल के थ्रू ट्रेस करेंगे, और ट्रेसिंग करने के लिए ऑलरेडी हमने मेथड पेन टूल का पढ़ा हुआ है कि एक पॉइंट कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंट क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें कर्व चाहिए इससे आगे, और दो जगह पे मूव हो रही है, एक ये डाउनवर्ड मूव हो रही है, एक ये अपवर्ड मूव हो रही है, हमने दो कर्व्स बनानी है। तो इसके सेंटर पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए किसी भी एक जगह पे जो आपको लगता है कि हाँ यहाँ से अब डिफरेंट कर्व हो रही है, वहां पे एक पॉइंट ऐड कर देंगे और इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट करते जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास फिल का ऑप्शन है, अभी ये देखो अगर मैं इसको कलर करता जाऊं तो ये व्हाइट कलर फिल कर रहा है, हमें फिल अभी नहीं चाहिए, हमें चाहिए आउटलाइन। तो हम फिल को, ये रेड लाइन होगी, फिल ऑफ कर देंगे, और आउटलाइन नीचे वाली ब्लैक है, इसको मैं कोई और कलर देता हूँ जो नजर आ जाए, येलो कलर कर देते हैं, ठीक है। साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ मैं इसको। सिंपली आपने उस आउटलाइन को सिलेक्ट करना है और आपके पास स्ट्रोक का साइज आ जाएगा, और साइज को इंक्रीज कर देना है थोड़ा सा। तो ये आपके लिए कर रहा हूं ताकि आपको वो कर्व नजर आ जाए, ठीक है। वैसे आउटलाइन अगर आप ये भी रिमूव कर दोगे तो आप सिंपल फिर भी बना सकते हो कर्व, आउटलाइन भी ना शो हो, लेकिन अगर करवानी है तो आपकी मर्जी है। तो मैं इसका साइज इंक्रीज करके, ताकि आपको शो हो रहा हो कि मैं ट्रेसिंग किस तरह कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कि मैंने वापस पेन टूल अब दोबारा से स्टार्ट करना है, तो मैं उसी लास्ट वाले पॉइंट पे दोबारा क्लिक करूंगा तो मेरी कर्व ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब मेरी सेकंड कर्व मैंने बनानी है अपवर्ड की तरफ, तो मैं उसका एंगल एक डिसाइड करूंगा कि मुझे यहां से अब अपवर्ड चाहिए, ठीक है। मैं उसको एडजस्ट कर लूंगा, बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये सिंपली ट्रेसिंग का एक अमल है, वो आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से वी शेप में, और साथ साथ आपने कर्व को क्लोज करते जाना है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जब यूज हो रहा होता है, पेन टूल यूज हो रहा होता है, आपको मैंने बताया कि वो आपने पॉइंट क्लोज करते जाना है, दो हैंडल्स नहीं होने चाहिए, एक हैंडल होना चाहिए एट अ टाइम, ठीक है। और जब आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस ले रहे होगे ना, मतलब कर्व में नहीं जा रहे, फिर आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्लोज्ड ही होगा। जहां पे आपने कर्व सिर्फ बनानी है वहां से आपके हैंडल्स आएंगे, और वो हैंडल्स आपने एक ही रखना है एट अ टाइम, ठीक है। अभी मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्ट एडजस्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ट्रेसिंग का अमल एक सिखा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज भी शेप में ला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए जाहिर है कि टाइम चाहिए होता है, और आप वो कर लेते हो चीज।
इसमें एक और भी चीज होती है कि हाफ डिजाइन जो है आप बनाओ तो वो दूसरा हाफ खुद ही डिजाइन कर दे, उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल डिजाइन। सिमेट्रिकल डिजाइन में ये होता है कि जैसे ये दोनों तरफ पर ही बनने हैं, तो मैं एक सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लूंगा उस इमेज का, और मैं एक साइड से सिर्फ डिजाइन करूंगा और मेरे दोनों एंगल सेम होने चाहिए। अब ये है कि ये वाला पर मेरा हो सकता है ऐसे, अब मैं खुद क्योंकि मैनुअली कर रहा हूँ तो ये नीचे हो जाए, इस साइड वाला ऊपर पर हो जाए, कोई इसकी मूवमेंट वगैरह में एडजस्टमेंट हो जाए, तो वो बराबर ना हो दोनों साइड से। तो उसके लिए फिर मैं सिमेट्री इसकी ऑन कर लूंगा, लेकिन वो अभी नहीं हम ऑन करना सीखेंगे, वो आगे फर्दर किसी लेक्चर में हम ऑन करेंगे। लेकिन अभी मैनुअली ट्रेसिंग, ये ट्रेसिंग आपको करना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप वेक्टर फाइल को रास्टर फाइल को ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, और उसमें क्या हम सोचते हैं और क्यों करते हैं वो चीजें देखेंगे, अभी फर्क इसका देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल एक रैंडम मैं अभी सारी कर्व्स बना रहा हूँ ताकि आप बाकी आप इस पे वर्किंग कर सकते हो अपनी एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, मैं इसको ट्रेस कर लूँ जरा, फिर बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब देखो कि ये मैंने क्लोज कर दिया, अब ये शेप क्लोज हो गई है। यहाँ पे अब एक टूल यूज होगा जिसको बोलते हैं आई ड्रॉपर टूल। सिंपली मैं अपना ये वाला ऑन कर लूंगा, इसको बोलते हैं सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर लूंगा तो मेरी सारी वो सिलेक्ट हो जाएगी एक आउटलाइन। अब मैंने क्या करना है, ये आई ड्रॉपर टूल है, अगर आप आई प्रेस करो अपने कीबोर्ड से तो आई ड्रॉपर टूल ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आई ड्रॉपर टूल पिक कर लेना। आई ड्रॉपर टूल का ये बेनिफिट होता है कि जो भी कलर आपको चाहिए वो सेम कलर पिक कर देगा। आउटलाइन आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, उसके बाद आई ड्रॉपर टूल को पकड़ के क्लिक कर देना जो कलर आपको चाहिए। सिंपली मुझे ये कलर चाहिए था, मैंने ये क्लिक किया, उसने ये कलर वहां से पिक कर लिया। एज इट इज जो भी कलर होगा वो उसको पिक कर लेगा। ठीक है, अब देखो कि अब जो ये बाकी इमेज भी हम ट्रेस करेंगे, रेड कलर को, व्हाइट कलर को, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो अब इसको अगर मैं जूम करूं तो आप इसकी शार्पनेस देखो कि ब्लर नहीं हो रहा, एजेस बिल्कुल शार्प चल रहे हैं। ये होती है वेक्टर फाइल कि इसको जितना मर्जी जूम कर लो इसके एजेस शार्प रहेंगे। ठीक है, इसके एजेस में कोई फर्क नहीं है। दूसरा ये कि इसके कलर चेंजेबल हैं, इसका कलर कोई भी दे दूं, मैं यहाँ से स्वेचेस में आऊंगा, कोई भी कलर ऐड करता हूँ वो ऐड करी जाएगा। ये होती है वेक्टर फाइल जो कि एडोब इलस्ट्रेटर में ओपन होती है। ठीक है, अब रास्टर टू वेक्टर सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि फाइवर के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं कि हमें कोई आइकन चाहिए या कोई चीज उन्हें अच्छी लग रही थी, वो एलिमेंट वो खुद नहीं डिजाइन कर सकते, और वो होता भी रास्टर फाइल में, मतलब बहुत ज्यादा ब्लर्ड होगा, एजेस शार्प नहीं होंगे, या कलर उसने चेंज करवाना होगा किसी चीज का प्रीवियस डॉक्यूमेंट का, उसको एडिटिंग नहीं आती। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसको आप ट्रेस करते हो, ट्रेस करके उसको वेक्टर फाइल देते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इसके नीचे मैंने आपको असाइनमेंट भी दी हुई है, अभी मैं आपको अगर नीचे दिखाऊं कि ये असाइनमेंट है, आपने ये कुछ फाइल्स हैं यहाँ पे मेंशन होंगी, आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, इनको रास्टर से वेक्टर में लेकर आना है। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एक और स्टेप हमने आज सीखना है, वो है मास्किंग का। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई इशू है आप दोबारा पूछ सकते हो, नहीं तो हम फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। कल वाली स्लाइड मिल जाएगी आपको। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आप एंड पे पूछा करें, अभी जो कंटिन्यू चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, मास्किंग क्या होती है जी? मास्किंग के लिए आपको चाहिए एक इमेज, कोई भी इमेज हो सकती है। ठीक है, और उसके अलावा आपको एक डिजायर शेप चाहिए, जो कि आप कोई भी शेप है, जैसे मैंने 4 शेप्स यहाँ पे रखी हुई हैं, इनको आगे हम देखेंगे क्या करना है। और वो शेप आपने इमेज से अपर लेयर पे रखनी है। अपर लेयर क्या होता है कि जब मैं ये ट्रेस करूं तो ऑब्जेक्ट इसको प्लेस करूं, वो इमेज के ऊपर शो होना चाहिए, बैक साइड पे नहीं शो होना चाहिए। ठीक है, अपर साइड पे। उसके लिए कमांड होती है, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और सिलेक्ट करना है दोनों को और फिर कंट्रोल 7। अब इसको हम करके देखते हैं सिंपली। अब अभी अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूं, ये देखो अभी ये इमेज से ऊपर शो हो रहा है। अगर मैं इसको कंट्रोल X करूं
कंट्रोल एक्स से ये इमेज गायब हो जाएगी, मतलब कट जाएगी। जैसे नॉर्मली कॉपी पेस्ट हम करते हैं किसी फोल्डर के अंदर फाइल को आगे पीछे करने के लिए, किसी और फोल्डर में लेकर जाने के लिए, तो आप कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी या कंट्रोल वी ये वाले कमांड्स यूज करते हो। इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। ठीक है, अब मैंने कंट्रोल एक्स की, वो कट हो गई। कट करने के बाद मैंने कोई फाइल सेलेक्ट कर लेनी। जैसे मुझे इस इमेज की बैक साइड पे वो शेप चाहिए, तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल बी प्रेस करूंगा, वो बैकवर्ड चली जाएगी। ठीक है, अब देखो मैंने कहा है कि डिजायरेबल शेप अपर लेयर पे होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस शेप को मैं पकड़ूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा कंट्रोल एक्स, और इस इमेज के ऊपर चाहिए मैं उस इमेज को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल एफ फ्रंट के लिए, बी बैकवर्ड के लिए, एफ फ्रंट के लिए। ठीक है, ये फ्रंट पे आ जाएगी। अब क्या करना है कि मैंने दोनों को सिलेक्ट बोथ, दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल 7 प्रेस करना है, कंट्रोल 7, तो ये मास्क कर देगा, उस शेप के अंदर वो इमेज कर देगा। ठीक है, इसका बॉर्डर्स वगैरह बाकी सारे खत्म, उस जो शेप हम स्पेसिफिक रखेंगे उसके अंदर ये इमेज को शो कर देगा, और इसको बोलते हैं मास्किंग। मास्क ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी। अभी ये मास्क हो गया रेडी। अब मैंने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, जैसे कि ये ऊपर शैंडलियर जो लाइट्स का शो कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा और नीचे आए। ठीक है, नीचे वाला एरिया गायब हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली डबल क्लिक करूंगा उस शेप के ऊपर। डबल क्लिक किया, यहाँ पे देखो पहले, अभी एक मिनट मैं बाहर आऊं तो भी कोई चीज नहीं शो हो रही। ये डबल क्लिक करूंगा, एक लाइन शो होगी कि ये मेरी लेयर ओपन हो गई है। ठीक है, अब ये मेरी लेयर ओपन हो गई है डबल क्लिक करने पे। इसको मैं एडजस्ट करूंगा सिर्फ तस्वीर को, शेप मेरी वहां पे ही रहेगी, तस्वीर मूव कर सकता हूँ मैं किसी भी एंगल पे। जैसे मुझे ये शैंडलियर चाहिए था, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, और फिर मैं उस ब्लू लाइन से बाहर आके कहीं पे भी डबल क्लिक करूंगा, वापस वो इसको क्लोज कर देगा। ठीक है, अब मैं इसको कहीं पे भी मूव करूं, मेरी वो अंदर से इमेज नहीं, वो शेप मूव होगी। ठीक है, अगर मैंने इमेज करनी है तो मैंने सिंपली डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ठीक है, अगर आपको ये फास्ट लगती है तो आपने इसको मतलब वीडियो के अंदर बाद में देखोगे रिकॉर्डिंग में। ठीक है, ये होती है मास्किंग। अब मास्किंग ये और भी शेप्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया, आप इनके ऊपर ट्राई कर सकते हो किसी भी शेप के अंदर कोई भी इमेज प्लेस करके। इसकी आगे एक थोड़ी सी हाई वैल्यू, अब थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड के ऊपर मास्किंग करनी हो तो वो किस तरीके से करेंगे कि ये एक ही इमेज है लेकिन शेप्स बहुत सारी हैं, इन शेप्स के ऊपर वर्किंग कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब इमेज एक रहे, उसकी लोकेशन ना हिले, वो जिस जगह पे है उसी जगह पे रहे, लेकिन बहुत सारी शेप्स के अंदर वो मास्किंग कर रही है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे कि मल्टीपल शेप्स के अंदर एक ही इमेज की मास्किंग किस तरह करनी है। सबसे पहले तो आपने देख लेना है कि आपको कितनी शेप्स में तस्वीर चाहिए। लेट्स सपोज कि मैंने 4x4 यूज किए, तो मेरे पास 16 शेप्स होंगी। ठीक है, 16 शेप्स के लिए मुझे तस्वीर को भी 16 दफा कॉपी पेस्ट करना होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ से कोई तस्वीर पकड़ लेता हूँ, डाउनलोड के ऑप्शन में जाते हैं, ये तस्वीर है जी, ये तस्वीर मैं ड्रैग करके एडोब इलस्ट्रेटर में ले आया हूँ। इसका साइज छोटा कर लेते हैं, काफी बड़ी है। कंट्रोल माइनस दबाओगे, नॉर्मल जो कमांड होती है कंप्यूटर की, उससे ये जूम आउट कर देगा, कंट्रोल प्लस से जूम इन कर देगा। ठीक है, और कंट्रोल 0 से आर्टबोर्ड बिल्कुल फ्रंट पे लेगा। जैसे अब ये जूम आउट हो गया हुआ था, मैंने सिंपली इस आर्टबोर्ड पे क्लिक किया, पता कैसे लगता है कि आर्टबोर्ड ये सिलेक्ट हुआ हुआ, ये ब्लैक लाइन आ गई होगी, बाकी सारे व्हाइट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ दूसरे आर्टबोर्ड पे तो वो ब्लैक हो जाएगा, आपको इतना नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे सिस्टम वगैरह पे या दोबारा से, तो रिकॉर्डेड वीडियो में आपको समझ आ रही होगी। ये अभी ये वाला व्हाइट एरिया, इसको ब्लैक कर देंगे। ठीक है, और कंट्रोल 0 प्रेस करूंगा, आर्टबोर्ड मेरा फ्रंट पे आ जाएगा। सही है, अब मेरा ये फ्रंट पे आ गई इमेज। मैंने ये इमेज एक दफा भी प्लेस की है, 16 दफा हमने करनी है, 16 शेप्स हमें चाहिए। ठीक है, जिस भी जगह पे रखनी है आपने वहां पे एक दफा इसको प्लेस करके छोड़ देना, फिर उसके बाद इसकी मूवमेंट नहीं करनी। ये इमेज मुझे यहाँ पे चाहिए, लेट्स सपोज कि मैंने इसके इतने हिस्से में ड्राइंग करनी है, तो मैंने उस इमेज को एक्सपेंड कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको एक दफा सिलेक्ट करूंगा। अब ये सिलेक्ट है, ब्लू लाइन ऊपर आ रही है, इसका मतलब है सिलेक्टेड है। ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी पे प्रेस करूंगा और 16 दफा कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा। एफ सेम एग्जैक्ट स्पेस पे लेकर आएगी, मतलब जिस जगह पे ये इमेज है ये उसी जगह पे दोबारा लेकर आएगी। एक सेकंड। ठीक है, कंट्रोल एफ मैंने 16 दफा दबाना है, बल्कि 15 दफा, क्योंकि एक दफा तो ऑलरेडी ये प्लेस है। कंट्रोल एफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 दफा दबा दी। अब ये पता कैसे लगेगा, अब ये प्लेस हो रही है, ये कर्सर देखो मेरा अभी वाइट हो गया हुआ, इसका मतलब है कि अभी मैं कोई वर्किंग नहीं कर सकता, ये उसको रेंडर कर रहा है, मतलब एक किस्म का।
अभी जैसे ये मेरा ब्लैक वापस हो जाएगा, इसका मतलब है मैं वर्किंग स्टार्ट दोबारा से कर सकता हूँ। अब ये सारी इमेजेस जो सी प्लेस हो चुकी हैं, वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, टाइम लेता है जैसे ही, उसके बाद हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सिस्टम इस वक्त ना काफी ज्यादा स्लो हुआ है, क्योंकि तीन चार चीजें चल रही होती हैं, तो वो रेंडरिंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो कर देता है। इमेज की क्वालिटी भी मतलब काफी अच्छी थी, इस वजह से वो उसको स्लो कर रहा है। इमेज कोई मैं छोटी उठा लेता है, इससे अच्छा था 12। अभी देखो, अभी ये कर्सर ब्लैक हो गया, इसका मतलब है मेरा काम हो गया, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। किसी भी टूल के ऊपर लेकर जाऊंगा तो वो उसको शो कर रहा है। अगर ये वाइट हुआ होता ब्रांडिंग के वक्त, तो इसका मतलब है मैं काम नहीं कर सकता। अगर मैं करता तो एडोब इलस्ट्रेटर को उसने एरर दे देना था और बंद कर देना था। ये चीज आप देख लेना, ठीक है। अभी कैसे पता लगेगा कि मेरी ये प्लेस हो गई है सारी इमेजेस? मैं सिंपली इस इमेज को, एक को अगर मैं साइड पे करता हूँ, मूव करता हूँ, तो वो, यार ये सिस्टम स्लो नहीं होना चाहिए था। सारा फ्लो खराब हो जाता है एक सिस्टम की वजह से। ये देखो, इसको मूव कर रहा हूँ तो बैक साइड पे ऑलरेडी एक इमेज शो करेगा कि वो ऑलरेडी वहां पे अपनी जगह पे है। अच्छा, ये एरर ना आपको भी आ सकता है। मतलब अभी जैसे ये सारी पिक्चर्स वगैरह इसने आउटलाइन में कर दी थी ना, आपको कहेगा कि कैन फिनिशिंग प्रीव्यू, ये जैसे अभी दोबारा मुझे एरर आ गया। आपने सिंपली ओके करना है। फाइल साइज इसका बड़ा है, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। इमेज को व्यू में जाओगे, व्यू में पिक्सल प्रीव्यू आएगा, ठीक है। पिक्सल प्रीव्यू करोगे, वापस शो कर देगा। मैं अभी ये इमेजेस को डिलीट करता हूँ, अभी ये वापस एरर देगा। किसी और तस्वीर को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिंपली मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, इसको उड़ाते हैं फिलहाल। और वापस व्यू पे जाऊंगा, पिक्सल प्रीव्यू पे कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से कोई और इमेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वकार ज़का इसकी छोटी तस्वीर है, इसी की यूज करते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मेट ही डिफरेंट है। हाँ हाँ, गरीबो। अच्छा, ये अब मैंने इस लोकेशन पे रख दिया, वापस वही करूंगा, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल एफ। ठीक है, ये 15 दफा मैंने कर दिया प्लेस। मैं अभी जैसे इसको पिछली तस्वीर को मूव करूंगा, देखो पीछे ऑलरेडी एक तस्वीर है। इसका मतलब है वो 15 टाइम्स वहां पे है। अब आपने इसकी लोकेशन को नहीं लाना, आपने इसके ऊपर अपनी शेप्स ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से मैं अगर शेप्स के ऊपर आऊं, तो वो सेम उसके साथ एक एरो का बटन है, इसका मतलब इसमें और भी शेप्स होंगी। तो यहाँ से मैं पॉलीगॉन टूल उठा लूंगा। पॉलीगॉन टूल हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके, आपने कोई भी साइज किसी भी तस्वीर का या शेप का बड़ा छोटा करना है, तो आपने शिफ्ट प्रेस करके करना है। उसका शिफ्ट प्रेस करने का ये बेनिफिट होता है कि वो चारों तरफ से एक साइज करेगा। ये नहीं कि अगर मैं शिफ्ट छोड़ूं, तो ये देखो मूव भी कर रहा है, एक तो ये मूवमेंट हो रही है। मैं नहीं चाहता मूवमेंट हो, वो जो एग्जैक्ट एक शेप होती है उसी शेप में रहे। तो मैं सिंपली शिफ्ट को प्रेस करूंगा। तस्वीर में भी ये खास ख्याल रखना है, अगर मैं शिफ्ट नहीं प्रेस करता, तो मैं इसकी तस्वीर को हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब जो विड्थ होती है उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाए। नहीं, हमने एग्जैक्ट सेम विड्थ में रखना है जिसमें तस्वीर है। तो उसके लिए हमें शिफ्ट प्रेस करना होगा। शिफ्ट अगर प्रेस करते हैं तो देखना चारों कॉर्नर से ये बराबर
बराबर की ही मूव हो रही है। ये नहीं कि कहीं से विड्थ खराब है या हाइट खराब है, वो बराबर रहनी चाहिए, इसलिए शिफ्ट करना जरूरी है। अब मैंने ये पॉलीगॉन जो यहाँ पे ड्रॉ की है, इसको भी 16 दफा जहां जहां, क्योंकि 16 दफा हमने तस्वीर रखी हुई है, तो इसको वहां पे प्लेस करते जाना है। मैं 16 शेप्स यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा। एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, इसको मैं रैंडम ही अभी रख रहा हूँ। ठीक है, ये अब 16 दफा यहाँ पे शेप्स हमारी आ गई हैं। अब क्या करेंगे, हम एक तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे, एक शेप को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 7 प्रेस कर देंगे। तो देखो वो शेप गायब हो जाएगी, उसकी जगह पे इमेज शो हो रही है। ठीक है, यही प्रोसेस करना है, एक तस्वीर सिलेक्ट करनी है, एक शेप सिलेक्ट करनी है, कंट्रोल 7। इसी तरीके से आपने सारी शेप्स के साथ कर लेना है। सबको स्क्रीन नहीं आ रही? यहाँ पे कनेक्टेड है वैसे। सिंपल वही मास्किंग वाला प्रोसेस है, मैंने आपको बताया कि जितनी दफा आपने शेप्स प्लेस करनी है, मतलब अगर आपने 16 शेप्स ऊपर शो करवानी, जैसे मास्किंग में 16 शेप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप्स हैं, उतनी दफा आपने तस्वीर को एक जगह पे रख के कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, 16 दफा मैंने ये कर दिया हुआ है। अब सिंपली क्या करना है, मैंने एक शेप सेलेक्ट करनी है, एक इमेज सेलेक्ट करनी है, और कंट्रोल 7 प्रेस कर देना, जो हमने मास्किंग का रूल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एक शेप एक इमेज, कंट्रोल 7। तो वो गायब होती जाएगी शेप आपकी जितनी, क्योंकि मास्किंग हो रही है साथ साथ। तो ये अभी सारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी, तो हम देखेंगे कि हमारे पास मास्किंग हो चुकी है, ताकि आपको समझ आए। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो एक इमेज कम पेस्ट हुई थी। बहरहाल ये देखो कि अब उसने वो स्पेसिफिक इमेज को सेम जगह पे रख के, ये नहीं है कि कोई उसकी जगह, मतलब कान किसी और जगह पे शो हो रहा है या उसकी मूवमेंट हो रही है, नहीं, एग्जैक्ट बॉर्डर लाइन आ रही है उसकी जो भी चल रही थी, और वो उसने उस शेप के अंदर कर दिया। स्क्रीन कनेक्टेड है, मेरे पास मोबाइल पे भी शो हो रही है। वैसे लैग हो रही होगी, स्क्रीन मेरे पास कनेक्टेड है। ओके, ठीक है, तो ये इस तरीके से उसको हम मास्किंग कर सकते हैं, किसी भी तस्वीर को रख के। आप कोई भी एक तस्वीर यूज कर सकते हो या मल्टीपल पिक्चर्स भी यूज कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है कि किस पोजीशन पे आपने कौन सी इमेज शो करवानी है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल मास्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाएगी कि ट्रेसिंग, कोई भी आपने लोगो करना है, उसमें मैंने 2 एग्जांपल्स आपको दी हुई है, ये आपने ट्रेस करनी है खुद से। ठीक है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, हम वो भी देख लेते हैं, एक और स्लाइड भी होगी आई थिंक। अच्छा, हमारे पास ना यहाँ पे टाइप्स ऑफ लोगो है। अब लोगों की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वो क्या होती हैं कि एक तो ये कि आपके पास वर्ड मार्क होता है। वर्ड मार्क ये होता है कि ऐसा लोगो जिसमें सिर्फ फॉन्ट्स यूज हुए हो,
जैसे हमारा क्विक स्किल का लोगो है, इसमें कोई भी मैंने शेप नहीं यूज की हुई, सारे फॉन्ट्स हैं, तो इसको बोलेंगे वर्ड मार्क, जिसमें कोई और चीज नहीं है। या अगर इसके साथ आइकन भी होगा तो आइकन सेपरेट चीज होगी और लोगो में वर्ड मार्क हमारा क्विक स्किल का वर्ड होगा, ठीक है। इसको रजिस्टर भी करवाया जाता है, इसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम भी किया जा सकता है कि सेम वर्ड मार्क मैंने रजिस्टर करवाया हुआ है। जैसे कि ये विक्स का लोगो, उन्होंने एक वेबसाइट बिल्डर है टूल, उसको विक्स बोलते हैं, तो उसका लोगो उन्होंने शो करवाया हुआ है कि वर्ड मार्क है। लेटर फॉर्म्स मतलब सिंपल जो आइकन है वो किसी लेटर के ऊपर बेस करता है, जैसे कि गूगल का आइकन हो गया या फेसबुक का आइकन हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर अगर कोई भी लेटर यूज हुआ तो उसे लेटर फॉर्म्स कहेंगे। मोनोग्राम में होता है कि वर्ड्स के बेस के ऊपर आपने मोनोग्राम अपना आइकन रखा हुआ है, कोई भी आइकन है उसके अंदर आपके वर्ड्स यूज हुए हुए हैं। आइकन स्पेसिफिकली जो मोबाइल के ऊपर शो हो रहा होता है आपको आइकन या ऐप के ऊपर, तो वो ऐप आइकन जो आपका होता है उसको बोलते हैं मोनोग्राम। अब इसमें सिंबल्स भी हो सकते हैं कि आपके पास कोई सिंबल है वो आपने ऐड किया हुआ है, जैसे कि ट्विटर की वेबसाइट ने एक सिंबल ऐड किया ना, तो उसने टी ऐड किया ना, उसने अपना वर्ड मार्क रखा हुआ है, उसने अपना आइकन शो करवाया हुआ है। इस तरीके से जैसे व्हाट्सएप का आपको डब्ल्यू यूज हो रहा होता है, इस तरीके से उसने सिंबल अपना शो करवाया हुआ है, वो कोई भी सिंबल अपना रख लेगा, वो सिंबल के तौर पे आइकन का यूज करेगा। एब्स्ट्रैक्ट में किसी का कोई, जैसे कि नाइकी का एरो है, अब उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, बट उसने एरो रखा हुआ है, हो सकता है उनकी बेस पे कुछ होता हो इसका मतलब, बट हमारी बेस पे हमें इसका कोई मीनिंग समझ नहीं आता। और जूतों की फॉर्म में मतलब वो जूते सेल कर रहे हैं उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसके साथ रिजेंबल कर रही हो। बहरहाल वो चीज एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आ जाएगी कि आप उसको भी किसी भी शेप को भी आप अपना आइकन या सिंबल बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैस्कोट आता है। शाहजेब भी कह रहे हैं कि स्क्रीन नहीं आ रही, इनको कंफर्म कर दें, अभी मोहम्मद साजिद का भी आया है। ठीक है, ठीक है। नहीं, मेरे पास मोबाइल में सही शो हो रही है, मैं साथ मोबाइल भी रखा होता है इसलिए अपने चेकिंग के लिए कि वहां पे होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैस्कॉट डिजाइन होता है, किसी को अगर इशू आ भी रहा है तो हम वो आपको जब रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं आप उसमें देख लीजिएगा। बहरहाल मैस्कॉट डिजाइन में जो है, मैस्कॉट में होता है कोई भी कार्टून या कोई भी आपने वो करेक्टर डिजाइन अंदर करके आइकन में यूज किया था, उसको बोलते हैं मैस्कॉट डिजाइन। जैसे कि यहाँ पे और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, उसमें भी मैस्कॉट डिजाइन का ऑप्शन है। एम्बलम को छोड़ दें, एम्बलम का कोई मकसद नहीं होता, मतलब बेमकसद लोगो होते हैं, उसका कंपनी के साथ कोई भी लिंक नहीं होता, बट उसका आइकन यूज हो रहा होता है, ठीक है। कंबो में आए, कंबो में होता है कि आइकन भी उसमें इंक्लूड है, मतलब कि आपके पास मोनोग्राम या कोई भी सिंबल इंक्लूड होगा और साथ आपके वर्ड मार्क भी इंक्लूड है। ये कंबो है दोनों का, ठीक है। और डायनामिक में कुछ भी हो सकता है, डायनामिक, एम्बलम और एब्स्ट्रैक्ट ये एक ही चीज है, मतलब इसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा, लेकिन वो आपस में आप उसको यूज कर रहे होते हो, बस आपने एक लोगो डिजाइन कर दिया, अब उसी फेस को ही लेकर जाना शुरू होते हैं। ये कुछ टाइप्स होती हैं लोगोस की कि आपने जब बनाना होता है तो इसमें आप इस फील्ड के अंदर जब आओगे तो आप इस फील्ड के ऊपर वर्क कर सकते हो कि वो आपको कहेगा सिर्फ वर्ड मार्क चाहिए या लेटर फॉर्म चाहिए या कोई भी सिंबल चाहिए आइकन में, तो आप इस तरीके से इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो कि इतनी टाइप्स के लोगोस होते हैं और आप उसको कैसे लेकर चलना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट होगा आपके पास लोगो से रिलेटेड, कि आपके पास आपने एक लोगो क्रिएट करना है जेनिथ लैब्स का, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट मैंने वैसे ही आपके लिए डिजाइन किया हुआ है ताकि आपको पता हो कि अगर कोई आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो उसके अंदर किस तरीके से रिक्वायरमेंट को समझा जाता है। कलर विश लिस्ट होगी, उसमें कलर विश लिस्ट है डीप मिडनाइट ब्लू। डीप मिडनाइट ब्लू किसी को नहीं पता होगा कि क्या कलर है, तो आपने सिंपली गूगल पे जाना है, ठीक है। कोई भी ऐसा कलर नहीं होगा जो गूगल नहीं बता सकता। यहाँ पे आपने मेंशन करना है डीप मिडनाइट ब्लू कलर कोड, ठीक है। आप सिंपली सर्च करोगे वो कलर कोड आपको बता देगा, ये डीप मिडनाइट ब्लू का कलर है और ये उसने कोड बता दिया। हैश से आगे वाला कोड आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपने आ जाना है। यहाँ पे अगर मैं कोई शेप क्रिएट करूँ, ठीक है, इसको कलर ये ऑलरेडी अभी ब्लू कलर में, ठीक है। इसको मैंने सेम डीप मिडनाइट ब्लू कलर देना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, शेप कोई भी क्रिएट कर ली है छोटी सी, और उसको मैं सिंपली यहाँ पे जो फिल कलर वाला ऑप्शन होगा इस पर डबल क्लिक करूंगा। करने के बाद में वो जो एक कोड हमें मिला था वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये हैश वाला ऑप्शन है जहाँ पे हमारे पास वहां पे भी हैश शो कर रहा था, ठीक है। ये हैश वाले ऑप्शन में आना है आपने
और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करोगे आप, उसको वो कलर मिल जाएगा। अब सिंपली या तो आप इसको स्वेच में ऐड कर लो या कलर पिकर यूज कर लो, ठीक है। मैं स्वेच में ऐड करना सिखा देता हूँ आपको। ये स्वेचेस हैं, स्वेचेस पे यहाँ पे आपके पास होगा न्यू स्वेच का एक आइकन, ठीक है। पेपर होगा वो फोल्ड हुआ होगा, उस पर आपने क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये कलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा मेरे पास स्वैचेस में, ये ब्लू कलर शो हो जाएगा। अब इसको मैं रैंडम कोई भी अब आगे प्रोजेक्ट में यूज करूंगा तो मैं यहाँ से कलर सिंपली क्लिक करके उसमें ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बाकी कलर्स को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे डीप मिडनाइट ब्लू को भी ऐड कर लूंगा, ठीक है। ये तरीका होता है कि स्वैच में ऐड करना है। अदरवाइज मैं सिंपल इसको एक छोटा सा साइज करके साइड पे रख दूंगा और मैंने किसी को भी कलर देना है, लेट्स सपोज के मैंने आगे ये वर्ड है, इसको सेम कलर देना है, तो मैं उस कलर पे जाऊंगा, आई ड्रॉपर टूल पिक करूंगा, सिंपली क्लिक कर दूंगा, वो उसको कलर दे देगा, ठीक है। तो ये आई ड्रॉपर से भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आपने नहीं करना तो आप स्वैच में भी ऐड कर सकते हो। ये तरीका होता है। उसमें ये 5 कलर दिए हैं, मुख्तलिफ कलर, इनके कम्बिनेशन के साथ आपने खेलना है। जेनिथ गोल्ड है, प्योर व्हाइट है, सिल्वर ग्रे है, फ्रेश ग्रीन है। उसके मीनिंग्स भी अंदर लिखे हैं कि क्यों इनको ऐड किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने डिजाइन रिक्वेस्ट में लिखा हुआ है कि प्लीज कीप लोगो सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक। सिंपल और मिनिमल का मतलब होता है कि इसमें ज्यादा सारी चीजें नहीं ऐड करनी, मतलब आइकन बहुत सिंपल हो, अगर आइकन आप यूज कर रहे हो, और आपके पास जो वर्ड है वो भी सिंपल फॉन्ट्स में हो, बहुत ज्यादा फैंसी फॉन्ट्स नहीं आपने यूज करने, बिल्कुल इसको सिंपल रखना है। सॉफ्टवेयर इसमें एडोब इलस्ट्रेटर यूज हुआ है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट आपका है, आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, आपने सैंपल्स रेडी करने हैं, और मेरी जो ईमेल है वहां पे आप मुझे भेज सकते हो। यहाँ पे मैं ईमेल आपको मेंशन कर देता हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ भी आपने करना है आप कर लो, ठीक है। तो ये आप मुझे इसका सैंपल जो भी डिजाइन करोगे यहाँ पे मुझे भेज देना, मैं आपको वहाँ पे रिमार्क्स भी दे दूंगा। उसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये आपके लिए प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे एक और चीज आपको यहाँ पे रिसर्च वर्क थोड़ा सा गाइड कर दूं कि रिसर्च किस तरीके से करते हैं। वो सिंपली आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे लैब्स के आइकन्स निकाल लेने हैं। आप थोड़ा थोड़ा रिसर्च करना है कि किस तरह के कलर कॉम्बिनेशन लोग लेकर चल रहे हैं। पहले तो लैब्स के लोगोज निकालेंगे हम, ठीक है। हमें उसमें से देखना है कि कौन सा आइकन अच्छा लग रहा है। लेट्स सपोज के मुझे ये आइकन में जो इसके बबल्स का फॉर्मेट है वो बबल्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। मैं वो आइकन सिंपल उठाऊंगा, कॉपी करूंगा और उसको हम ट्रेस कर लेंगे। ट्रेस करना ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है पेन टूल से या किसी भी शेप बिल्डर से। वैसे तो ये सर्कल्स हैं तो सर्कल्स का हमारे पास ऑप्शन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये ट्रेस कर लेंगे। उसके अलावा आपने कोई और शेप देखनी है कि लेट्स सपोज के वो बबल आपने इस वाली चीज के ऊपर शो करने हैं, ये पत्तों की जगह पे पत्ते रिमूव कर देंगे, बाकी आप चीज डिजाइन कर सकते हो। इस तरह आपने कॉम्बिनेशन क्रिएट करने हैं। फिर आपने फॉन्ट्स में आना है कि फॉन्ट्स के स्टाइल्स किस तरह के लोगों ने यूज किए हैं, बहुत सिंपल रखे हुए हैं। जेनिथ आप इस तरीके से लिख सकते हो, लैब्स अंडर लैब उसके मतलब जेनिथ वर्ड के नीचे लिख सकते हो, ये चीजें आप कर सकते हो। और यहाँ से आपने आइडियाज जनरेट करने हैं सबसे पहले, तो फिर जो आइडिया आपका सबसे बेस्ट होगा वो आपने मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है। आपकी आज की 2 असाइनमेंट्स होंगी, उसमें एक तो ये कि लोगो आपने क्रिएट करना है, दूसरा ट्रेसिंग वाला, और तीसरा मास्किंग। आपने मास्किंग अपने एंड पे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको एरिया दिया होगा जहाँ पे मास्किंग कर सकते हो, ठीक है। और ये एरिया आपके इमेज ट्रेसिंग का रास्टर टू वेक्टर में, ठीक हो गया। ये फाइल मैं अभी आपको थोड़ी देर में डिलीवर करवाता हूँ। रिकॉर्डिंग आपको लेट आएगी थोड़ा सा, फाइल आपको फौरन आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी यहाँ पे अगर किसी के क्वेश्चंस वगैरह हैं तो मैं माइक ऑन कर देता हूँ। ठीक है, आप सबके अस्सलाम माइक वालेकुम ऑन। सर, क्या हाल है? जी, जी सर, मेरे इलस्ट्रेटर में सर सब टूल शो नहीं हो रहे। आपके सारे टूल्स शो नहीं हो रहे। सर टूल शो हो रहे हैं लेकिन जैसे उन पे क्लिक करता हूँ लेकिन उनसे काम। आवाज कट रही है आपकी। आपकी आवाज कट रही है। जी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको टूल्स, आप कह रहे हो कि आप क्लिक कर रहे हो बट उन पे वर्किंग नहीं कर पा रहे।
जी सर। आप उसका मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना कि आपको एग्जैक्टली वहाँ पे क्या शो करता है जब आप क्लिक करते हो, या क्या चीज़ करते हो, कुछ शो करता है या कि क्या मसला है, या आर्टबोर्ड ही नहीं आपने क्रिएट किया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। टूल पे अगर क्लिक हो रहा है तो इसका मतलब है टूल वर्किंग कर सकता है। अगर नहीं क्लिक हो रहा तो ऐसा फिर हो सकता है, फिर पॉसिबल है कि आपने आर्टबोर्ड ही ना क्रिएट किया हो। लेकिन आर्टबोर्ड क्रिएट करे बगैर तो टूल्स आपको शो होंगे नहीं। यहाँ से आपके पास ये ऑप्शन होता है फाइल फॉर्मेट, ये चेंज करके देखो, एसेंशियल क्लासिक की जगह पे कोई और करके देखो, और उसके बाद चेक करना। अच्छा, इसके अलावा कोई और? ठीक है सर, मैं चेक करके आपको स्क्रीनशॉट। मुस्कान, आपको मैं रिकॉर्डिंग चेक करूँगा, आप रिकॉर्डिंग साथ साथ वर्किंग कर सकती हैं और वहाँ से देख लीजिएगा। उसमें कटेगी नहीं क्योंकि वो डायरेक्ट ओबीएस से रिकॉर्ड हो रही है, तो उसमें आवाज़ मेरी आएगी, वो स्ट्रेट आएगी। नहीं, मोबाइल पे ये ऐप नहीं इंस्टॉल हो सकती। ये सिस्टम के ऊपर इतनी स्लो चल रही है तो मोबाइल के ऊपर तो इसने क्या काम करना है। असाइनमेंट के लिए मैं आपको इसकी एआई फाइल दूंगा जो एडोब इलस्ट्रेटर पे ही ओपन होगी, जैसे मेरे पास यहाँ पे ओपन है, ये वैसे ही ओपन होगी। ऑलरेडी कमांड्स में अंदर मेंशन की हुई हैं, वो जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा किसी और का क्वेश्चन हो तो अदरवाइज हम नहीं तो क्लास अपनी खत्म करें। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, सर। एक क्वेश्चन है। पूछें। हेलो जी जी, पूछे। मैंने कहा क्वेश्चन था आपका। सनी आई थिंक सर, बात ये कर जो रहे थे। आपने हम तस्वीरें आपने वहाँ पे 16 पेस्ट की थी, उनके साथ जब पॉलीथीन या कोई भी शेप हम दोनों को साथ में सिलेक्ट करके कंट्रोल 7 प्रेस करेंगे या वो अलहदा से हो जाएगा? नहीं, दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करना है और वो शिफ्ट के बटन से सिलेक्ट होता है। कोई भी आप इमेज मतलब कि सेलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद जिस आपने तरह किसी शेप और चीज को select करना है तो शिफ्ट प्रेस करके आपने क्लिक करना है। दोनों दोनों को पहले शिफ्ट से इकट्ठा प्रेस करके फिर कंट्रोल 7 प्रेस करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा सर अगर हम वैसे ये जो पॉलीथीन इसके ऊपर शेप लगाई है, अगर वैसे कोई शेप एक तस्वीर के ऊपर बना के लगा दें तो और उसमें और इसमें फ़र्क आ जाएगा, इस वजह से ये तरीकाकार एडोबी इलस्ट्रेटर में दिया गया इन्होंने। हाँ जी। वैसे भी आप शेप्स गूगल से उठा के उसको ट्रेस करके अपनी शेप प्लेस कर सकते हो बेतहाशा किसी भी शेप में। ये तो आपको वैसे आइडिया के तौर पे मैंने जनरल शेप शो करवाई है। इसके अलावा किसी पत्ते की शेप आपके पास हो, लेट्स सपोज कि आप पत्ते की शेप के अंदर उसको रखना चाहते हो, तो आप वो पत्ते के जो उसकी वेक्टर फाइल उठाओ, उसके ऊपर पेस्ट करो ऑब्जेक्ट को और दोनों को सिलेक्ट करके उसकी मास्किंग कर सकते हो। सही है, ठीक है सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये मेरा कल का लेक्चर मिस हुआ है तो उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है। दूसरा आज भी